जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा, ये खास श्रृंखला जो भगत सिंह के मुकदमे पर केंद्रित है। आज हम लोग देखेंगे अब 8 जुलाई 1930 की गवाही। ये गवाह संख्या 45 के बाद इसी दिन अब गवाही होती है गवाह संख्या 46 की। फर्म जो है ये गवाह संख्या 46 के रूप में गवाही देने के लिए हाजिर हुआ है। इसका भी बयान मोटे तौर पर मिलता जुलता हुआ उससे है, लेकिन इसने काफी कुछ देखा था, इसने पीछा किया था, इसलिए इसके भी बयान को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्रोसीडिंग बुक पर इसकी पहचान के रूप में दर्ज है गवाह संख्या 46 मिस्टर WJG फर्म, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये गवाही देता है। मैं 17 दिसंबर 1928 को पुलिस के दफ्तर में था। मैं मिस्टर सैंडर्स, सहायक सुपरिटेंडेंट पुलिस के साथ उनके कमरे में दोपहर 12:30 बजे से शाम के लगभग 4 बजे या उससे भी कुछ समय बाद तक रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में वापस आया। उस समय मेरा कमरा दफ्तर के अगले बरामदे में था। मिस्टर सैंडर्स जब भी दफ्तर आते थे तो अक्सर अपनी मोटरसाइकिल मेरे कमरे की खिड़की के साथ बाहर खड़ी करते थे। जब मैं अपने कमरे में आया तो मुझे याद आया कि मुझे मिस्टर सैंडर्स से कुछ कहना है, इसलिए मैं फिर उनके कमरे में चला गया। उनके कमरे में पहुंचने पर मैंने न तो उनको और न ही उनके रीडर को वहां पाया। मैं पुनः अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने एक दुर्घटना स्थल में जाने के लिए शाम 4:30 बजे का समय तय किया था। जब मैं दफ्तर से वहां जाने के लिए अपनी वर्दी, टोपी और पेटी पहन रहा था तो मैंने बाहर से मिस्टर सैंडर्स की मोटरसाइकिल चलने की आवाज सुनी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा अपनी मोटरसाइकिल की ओर गया। जब मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ तब मिस्टर सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल से गेट से बाहर निकल रहे थे। जब मिस्टर सैंडर्स DAV कॉलेज के समीप सड़क के एक तरफ बिजली के खंभे के पास पहुंचे तो मैंने 2 व्यक्तियों को खंभे के नजदीक से आगे बढ़ते और उन पर गोली चलाते देखा। मिस्टर सैंडर्स उस समय सड़क पर अपने दाएं हाथ की तरफ थे। वह अपनी मोटरसाइकिल पर आगे की ओर गिरे। मोटरसाइकिल सड़क की बाईं ओर घूम गई और आखिरकार उसी तरफ ही गिर गई। मिस्टर सैंडर्स भी उसके साथ गिर गए और उनकी टांग मोटरसाइकिल के नीचे आ गई। वो दोनों व्यक्ति जिन्होंने सैंडर्स पर गोली चलाई थी सड़क को पार करके उस जगह पहुंचे जहां मिस्टर सैंडर्स गिरे थे। उनमें से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के सामने अगले पहिए के नजदीक और दूसरा मोटरसाइकिल के इंजन के समीप खड़ा हो गया, जबकि मिस्टर सैंडर्स जमीन पर गिरे हुए थे। ये दोनों मिस्टर सैंडर्स पर गोलियां चलाने लगे। मिस्टर सैंडर्स एक पेड़ के करीब सड़क की उस ओर पड़े थे जिस ओर पुलिस का दफ्तर है। जब मैं बाहर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ आया था तब मिस्टर सैंडर्स का मुंशी चरण सिंह उनके पास खड़ा उनसे बातें कर रहा था। मैं पहली और दूसरी गोली चलने के दरमियान दरवाजे की ओर दौड़ा, जबकि चरण सिंह मेरे पीछे था। वो दोनों व्यक्ति जो जमीन पर पड़े हुए मिस्टर सैंडर्स पर गोलियां चला रहे थे कोर्ट स्ट्रीट की तरफ दौड़े। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल के सामने खड़ा था मैं उसके पीछे दौड़ा तथा मैंने दूसरे व्यक्ति का ख्याल छोड़ दिया। जब हम कोर्ट स्ट्रीट के मोड़ पर पहुंचे तो मैं उस व्यक्ति को पकड़ने ही वाला था। जब हम कोर्ट स्ट्रीट से थोड़ी दूर गए तो वह व्यक्ति मुड़ा और उसने मुझ पर गोली चलाई। मैं झुक गया और गोली मुझे नहीं लगी। मैं निरंतर उसके पीछे दौड़ता गया। मेरा पैर सड़क के किनारे एक छोटी सी नाली में फिसला और मैं बड़े जोर से गिर गया। जब मैं जमीन पर गिरा था तो उस व्यक्ति ने मुझ पर गोली चलाई, लेकिन वह मुझे नहीं लगी। जब मैं उठ रहा था तो मैंने देखा कि चरण सिंह मेरे पास से गुजरकर कोर्ट स्ट्रीट में DAV कॉलेज के दरवाजे की तरफ भागे जा रहा है। मैंने मिस्टर सैंडर्स पर फायर करने वाले किसी व्यक्ति को भी कॉलेज के दरवाजे में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। मैं यह नहीं देख सका कि वे कहां गए। चरण सिंह प्रिंसिपल की कोठी के दरवाजे से अंदर गया और उसके अंदर जाने से पहले मैंने उसको आवाज देकर कहा, अंदर मत जाओ। उसके तुरंत बाद दरवाजे के अंदर से एक और गोली चलने की आवाज आई। उसके बाद चरण सिंह बाहर आया। उसकी दाहिनी जांघ से बहुत खून बह रहा था। वह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि साहब मर गया। उस समय मैं दरवाजे के बिल्कुल साथ बाहरी दीवार के पीछे खड़ा था। यह बात कहकर चरण सिंह बेहोश हो गया। मैंने पानी के लिए आवाज लगाई और एक सुराही लाई गई, लेकिन चरण सिंह पानी भी नहीं पी सका। मैं तब कोर्ट स्ट्रीट के मोड़ की तरफ दौड़ा और एक मोटर कार को, जो कि पुलिस के दफ्तर के आगे सड़क पर जा रही थी, रोक लिया। मैंने अमर सिंह सब इंस्पेक्टर को कहा कि वह एक बंदूक ला दे। कचहरी से एक बंदूक लाई गई। मैं बंदूक और कुछ कारतूस लेकर DAV कॉलेज के अहाते में गया। मैंने सारी इमारतों की, जो कि कॉलेज की बड़ी इमारत के पीछे थी, तलाशी ली और कुछ विद्यार्थियों से, जो कि वहां के बगीचे में थे,
पूछा, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं हो सका कि कोई व्यक्ति इस अहाते में कैंपस में से भागकर गया है। जब मैं बड़ी सड़क पर वॉलीबॉल के मैदान के पीछे पहुंचा तो मिस्टर मॉरिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को मिला। मैंने उनको इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब मैं मिस्टर मॉरिस के साथ कॉलेज के अहाते में से होकर कॉलेज के शौचालय की तरफ गया, चलते चलते हम देव समाज कॉलेज की दीवार तक पहुंचे। चूंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अतः मैं मिस्टर मॉरिस से इजाजत लेकर दफ्तर वापस आ गया। जब मैं गिरा था तो मेरे बाएं बाजू पर चोट लग गई थी। वह व्यक्ति जो मिस्टर सैंडर्स के मोटरसाइकिल के अगले पहिए की तरफ खड़ा था, एक स्टूडेंट लगता था। उसका कद 5 फुट 5-6 इंच रहा होगा। वह दुबला पतला था। वह एक क्रिस्टी टोपी, एक सिपाही माइल कपड़े का कोट, सफेद पैजामा और काला डर्बी जूता पहने हुए था, फीता वाला, जिस जूते में फीता बांधते हैं। उन चीजों को मैं जब गिरा था नजदीक से देखा था, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझ पर गोली चलाई थी। ये समझ लीजिए कि यहाँ ये राजगुरु की बात कर रहा है। राजगुरु का ये पहनावा ये बता रहा है और लंबाई चौड़ाई वगैरह। आगे फिर बताता है, दूसरा व्यक्ति जो कि मिस्टर सैंडर्स की मोटरसाइकिल के इंजन के सामने खड़ा था, कुछ लंबा था और उसने भी वैसी ही पोशाक पहनी हुई थी। वह भी दुबला पतला था। यह बता रहा है भगत सिंह के बारे में। जहां तक मुझे ज्ञात है, उस व्यक्ति ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। पहली गोली चलने और मेरा नाली में पांव फिसलने से गिरने तक के बीच का समय 3 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने यह ध्यान नहीं दिया कि मोटर कार में जिसे मैंने रुकवाया था उसमें कितने व्यक्ति थे। मैंने 2 व्यक्तियों को मोटर कार से निकलते देखा। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने घटना के बारे में एक रिपोर्ट स्वयं तैयार की, एग्जिबिट PAT। यह वही रिपोर्ट है जो मैंने लिखी थी और जो मुझे सुनाई गई है। जिस व्यक्ति का हुलिया मैंने रिपोर्ट में दिया वह वही व्यक्ति है जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। इसके बाद अदालत के सवालों के जवाब में वो कहता है, मेरी रिपोर्ट में अक्षर दुबली व छोटी उस व्यक्ति की मूंछों के बारे में है जिसका हुलिया इस रिपोर्ट में दिया गया है। जैसा कि मेरी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, यह ठीक है कि उस व्यक्ति के पास जिसने मुझ पर गोली चलाई एक नीली नाली वाली पिस्तौल थी। मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि वह ऑटोमेटिक पिस्तौल थी, जैसा कि मेरी रिपोर्ट में दर्ज है। जब मैंने पहली बार 2 हमला करने वालों को देखा तो वे मिस्टर सैंडर्स की दाईं ओर से आगे बढ़कर उन पर गोली चला रहे थे। गोली चलने पर ही मेरा ध्यान उनकी ओर गया। मोटरसाइकिल नजदीक ही गिर गई। उसका अगला पहिया सड़क की तरफ था। मिस्टर सैंडर्स पीठ के बल पड़े थे और उनका सिर पुलिस के दफ्तर की ओर था। एक दोषी अगले पहिए के सामने खड़ा था और दूसरा मोटरसाइकिल के नजदीक ही एक पक्की सड़क पर। दूसरा दोषी ज्यादा लंबा था। उस मोटर कार के पहुंचने से पहले मैंने कोई मोटर कार कोर्ट स्ट्रीट के मोड़ पर नहीं देखी। मैं नहीं बता सकता कि क्या दोनों हमलावरों में लंबा हमलावर टोपी पहने हुए था या पगड़ी। मैं कई शिनाख्त परेडों में हाजिर हुआ, लेकिन मिस्टर सैंडर्स के दोनों हमलावरों को नहीं पहचान सका। उस व्यक्ति को जिसे मैंने अभी अदालत में देखा है, मैंने उसे शिनाख्त परेड में पहचाना था। यह यहाँ पर जयगोपाल की बात कर रहा है। अदालत के सवाल के जवाब में फिर वो कहता है, अदालत की तरफ से सवाल किया जाता है फर्म से कि तुमने विशेष मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी गवाही देते हुए बयान किया, मुझे मालूम नहीं कि दोनों व्यक्तियों में से किसने दरअसल मुझ पर गोली चलाई, लेकिन मैंने पिस्तौल जो कि मेरे पर गोली चलाई गई थी देखी। और आज तुमने पक्के तौर पर बयान दिया है कि दोनों हमलावरों में जो छोटा था उसने तुम पर गोली चलाई। इसका जवाब देता है फर्म, जब दोनों हमलावरों में से छोटा व्यक्ति फिरा और मुझ पर निशाना बांधा, मैंने गोली की आवाज सुनी, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि क्या यह उसी व्यक्ति के पिस्तौल से आई थी या किसी अन्य व्यक्ति के हथियार से। इसलिए मैं दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकता कि दोनों व्यक्तियों में से किसने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैं नक्शा प्रदर्श PAW के बिंदु नंबर 10 के करीब सामने था, जबकि मैंने मोटर कार को कॉलेज स्ट्रीट से कॉलेज की ओर आते देखा। तब मैं कोर्ट स्ट्रीट के आखिर तक गया और मोटर कार को खड़ा किया। मोटर कार उस जगह से करीब जहां कॉलेज की सड़क और कोर्ट स्ट्रीट मिलती है खड़ी हो गई। नीली नाली वाला हथियार उस व्यक्ति के हाथ में था जिसका मैं सड़क की बाईं तरफ पीछा कर रहा था। मोटर कार जिसको मैंने खड़ा किया वह ग्रे कलर की थी। मिस्टर फर्न अपने बारे में बता रहा है कि जब गोली चलाई जा रही थी तब वो वहां जो अदालत में नक्शा रखा हुआ है वो बिंदु 10 के पास खड़ा था।
हम आपको दिखा रहे हैं जो अदालत में नक्शा रखा गया था, जो ये मुकदमा चला है, तो वो नक्शा पहले भी उस नक्शा के बारे में विस्तृत एक वीडियो हमने बनाया था, आप उसे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे हुआ था, किस रास्ते से लोग आए थे, किस रास्ते से भागे थे, कहाँ से कहाँ कौन खड़ा था। तो ये कह रहा है कि बिंदु 10 जो है नक्शा में, वहां पर मैं था। आप नक्शे पर देखिए कि बिंदु 10 में ये कहां पर खड़ा था। इस नक्शे पर आप देखिए कि 10 नंबर पर जहां फर्न खड़ा था, 1 नंबर वो जगह है जहां सैंडर्स को गोली मारी गई थी, 4 नंबर जो है वहां राजगुरु खड़े थे जहां से उन्होंने गोली चलाई थी, और 5 नंबर जो इस नक्शे पर जहां है वहां से भगत सिंह ने गोली चलाई थी। तो इसी के साथ ये गवाह संख्या 46 का बयान, फर्न का बयान, जो चश्मदीद है जिसने गोली चलाते हुए भगत सिंह और राजगुरु को देखा, दिलचस्प है कि इसी ने दोनों को नहीं पहचाना और फिर वो पीछा भी करता है। वो सब कुछ इस मामले का सबसे बड़ा कह लीजिए कि चश्मदीद है, तो उसकी गवाही ये खत्म होती है। और फिर इसके बाद गवाही होती है गवाह संख्या 47, तो वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे आग्रह है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट लिख करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।